प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण गद्यांश और सभी महत्वपूर्ण पद्यांश के साथ साथ संस्कृत में कौन कौन से श्लोक और कौन कौन से गद्यांश आपको तैयार करने हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरा अंत तक जो है वॉच करना है। यहाँ पर जितने गद्यांश बताए जाएं और जितने भी हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश बताए जाएंगे, इनको अभी आपको जस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। तो बाकी का मैं सारा चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा, कौन से चैप्टर से कैसे क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा आपको जरूर देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्यांश की, और फिर आपको यहाँ पर मैं संस्कृत भी लेके आया हूँ, ठीक है। इसी वीडियो में आपका जो 14 नंबर का संस्कृत है, आप सभी काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया महत्वपूर्ण श्लोक के साथ साथ महत्वपूर्ण गद्यांश भी बताइए। तो इसी वीडियो में हम लोग पूरा संस्कृत का भी निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले जानते हैं यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो आपका होने वाला है राष्ट्र का स्वरूप। और अब आपको मैंने हमेशा कहा है कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर शुरू का जो चैप्टर है उसको जरूर से आप फोकस करिए। मैंने जितने भी पेपर सेट सॉल्व करवाए हैं उनमें हमेशा आपको राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर देखने को मिला है। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने देखिए दिया गया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण पृथ्वी ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसका क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है। क्वेश्चन आपको मैं अभी बता देता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स रहता है जो कि संदर्भ होता है, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो शीर्षक आप बता देंगे राष्ट्र का स्वरूप है, और बाकी आपका लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो एक क्वेश्चन इसका जो 2 नंबर का है वो ऐसे फिक्स रहता है, हर एक गद्यांश और पद्यांश में संदर्भ लिखने के लिए जो आता है। बाकी के 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इसी के अंतर्गत आएंगे। तो गद्यांश में टेंशन नहीं लेना। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है, तो आप आंसर दे देंगे राष्ट्र का दूसरा अंग मनुष्य है ना। तो अपनी भाषा में लिखना है। तो अब एक क्वेश्चन मान लीजिए कि राष्ट्र का स्वरूप कब असंभव है, ठीक है ना। राष्ट्र का निर्माण कब असंभव है या कल्पना कब असंभव है, तो बस आप बता देंगे कि यदि मनुष्य ना हो तो राष्ट्र का निर्माण असंभव है, तो राष्ट्र की कल्पना भी असंभव है। तो बस यहां से क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। और बाकी का एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको लगता है कि पहचान नहीं पाएंगे तो 2 नंबर कट जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आपको यहां पर दिक्कत नहीं देने वाले। तो इस गद्यांश को आप जरूर करिए, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया पहचान आपको यहां पर कैसे करना है, ये मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूं। सुबह की वीडियो मैंने बताया था, ठीक है ना, सभी गद्यांश और पद्यांशों को पहचानने की ट्रिक। तो यहां पर बने रहेगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि 20 नंबर का आपका यहां पर गद्यांश पद्यांश हिंदी का आएगा और 14 नंबर आपका संस्कृत का, ठीक है। तो यहां पर देखिए दूसरा आपको कौन सा तैयार करना है, आप समझिए थोड़ा सा। दूसरे नंबर पर आपका आता है यहाँ पर अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी और इसके रक्त कणों के संसार को खाकर बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई। तो ये आपका देखिए जो दूसरा चैप्टर है अशोक का वृक्ष, यहाँ पर अशोक का वृक्ष आप समझ सकते हैं शुरू में ही आया है। तो अशोक के फूल चैप्टर से है, और अशोक का फूल किसका है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो यहां से एक आपका फिक्स है, और ये जो मैं बता रहा हूं काफी ज्यादा रिपीटेड है, समझ सकते हैं। मैं यहां पर वही आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको आप जरूर कर लीजिएगा। तो इस वाले को आपको कर लेना है पूरा, 2nd नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर इसको कर लीजिएगा पूरा। और बाकी का एक क्वेश्चन देखिए इसमें भी फिक्स रहेगा, जो कि आपका पाठ का नाम यानी कि शीर्षक का नाम और लेखक का नाम आपका आएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि संदर्भ वाला क्वेश्चन इसमें भी फिक्स है। तो आप बता देंगे अशोक के फूल नामक पाठ से, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ से पूछ सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन हो गया यहाँ पर काफी सारे हैं, परंतु उस विशाल सामंत सभ्यता का ही परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। तो पूछ लेगा कि अशोक का वृक्ष जो है किस सभ्यता का प्रतीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे और इसी से आंसर दे देंगे। तो 4 क्वेश्चन की टेंशन आपको नहीं लेना, यहीं पर पूरा अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है और यहीं पर आंसर आपको मिलेंगे। तो एक ही पहचानना है, बाकी के आंसर यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा गद्यांश एक तैयार करना है। यहाँ पर भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है।
संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा अत्यंत आवश्यक है। ये आपका जो तीसरा वाला है, ये आपका भाषा आधुनिकता से प्रोफेसर जितेंद्र रेड्डी जी का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं, इनको जरूर से आपको तैयार कर लेना। जैसे अब बता दें आपको कि अगर मान लीजिए पहला वाला आ गया तो इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ पर जैसे एक आपका शीर्षक और लेखक का नाम फिक्स रहता है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो मनुष्य हो और राष्ट्र ना हो। इतने छोटे छोटे आंसर लिखने हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी मनुष्य के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी एक फिक्स होती है, जो कि अंडरलाइन पोर्शन यहाँ पर रहेगा। इसकी व्याख्या करनी है तो आप 2 लाइन की व्याख्या करने के लिए ऊपर का पूरा जो सारांश है, इसको जो समझ में आएगा वही चीजें आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो यहां पर ये 3 आपको जरूर से बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहां पर अगले जो है कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश की, जो कि आपको मैं बता रहा हूं, इनको जरूर आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका एक जो पद्यांश है, ये भी फिक्स रहता है। ये आपके सामने क्या देखिए, मेरे प्यारे नवजलद से कंद से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली सी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा यह श्याम को तू सुना दे। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और आपको बता दें कहां से लिया गया, तो पवन दूतिका जो चैप्टर है आपका, ठीक है ना। पवन दूतिका जो कि आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को अभी के अभी पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, और मैंने आपको बता भी दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक आना 100% फिक्स है, शुरू का ही चैप्टर है और एक आपका आता ही आता है। कोई भी पेपर का सेट मैं आपको दिखा दूंगा, कल मैंने पेपर के सेट भी दिखाए थे। और इसके बाद एक मैं आपको वीडियो ला रहा हूं जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सेट के मैं ऑब्जेक्टिव ला रहा हूं, ठीक है ना। पूरे 5 से 6 सेट जो भी हैं उनको सभी को हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जस्ट सॉल्व करेंगे। तो आपको बस बने रहना, जस्ट आपका वीडियो आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा आपको तैयार करना है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हा विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मधुल गात्र ही देखा। तो अब इसको आप लेकर देखिए पहचान भी सकते हैं। मैंने इसका पहचानने का ट्रिक भी आपको बताया था। देखिए पवन दूतिका में क्या क्या शब्द आएंगे, जैसे कि इसके जो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, और ट्रिक इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो आपका गद्यांश आएगा, पद्यांश सॉरी, उसमें बीच में ऐसे वर्ड आएंगे जैसे लज्जाशील हो गया, क्लांता हो गया, कृषक ललना, है ना। और नीले फूल कमल, सूखी जाति मलिन लतिका, जो धरा पर पड़ी हो जलद, जैसे इस प्रकार के वर्ड आपके आने वाले हैं। यहाँ पर बात करें कई अनुताप, इसके कवि मैथिली चंद्रगुप्त जी हैं, याद रखिएगा। और इसमें मैंने बताया था कि जल पंजर चलो लौट चलो भैया, वसल मृदुल गात्र, माता न कुमाता, ऐसे वर्ड आपके आएंगे। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए आपका माता न कुमाता, ऐसे वर्ड आपके आ रहे हैं। तो इसको देखकर पहचान जाएंगे आप लोग। और बाकी के आपको यहाँ पर देखिए, आप इसको थोड़ा सा भाव भी समझ सकते हैं कि इसके भाव कैसे हैं। कह रहा ना, कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता, तो मतलब कई स्वयं को धिक्कार रही हैं कि अभी तक लोग यही कहते आ रहे हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले को पुत्र हो जाए। तो अब इससे आपको एक चीज समझ में आती है कि ये तो आपका कई अनुताप से हो गया, तो इसका शीर्षक क्या हो गया, कई अनुताप, और कभी आपके मैथिली चंद्रगुप्त हैं। बाकी के आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा जो पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश यहाँ पर देख सकते हैं, शुरू की 2 लाइन है और मैं आपको बता भी रहा हूं, कहते आते थे अभी यही नरदेही, अभी तक लोग यही कहते आ रहे हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही को पुत्र हो जाए। अब सभी लोग यही कहेंगे हाय विरुद्ध विधाता, इसके विरुद्ध क्या कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बल्कि माता कुमाता हो गई। तो आप शुरू की 2 लाइनों कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और लिखना चाहें तो आप लास्ट की इधर की अगली लाइनों को भी समझा सकते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इतनी व्याख्या हो जाएगी। और बाकी के जो आपके 3 क्वेश्चन होंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो यही 2 क्वेश्चन परेशान करते जिनको मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए आपको एक अगला जो पद्यांश है वो तैयार करना है। यहाँ पर दिया गया, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक सी सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास, और वह मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्ति किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण आलमान। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बात करें तो ये आपका श्रद्धा में चैप्टर से, और मैंने हमेशा से शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ
तीन चैप्टर पर फोकस करिए। एक आपको फोकस करना था पावन दूती का पाठ, ठीक है ना, पद्यांश में पावन दूती का चैप्टर पर मैंने कहा कि इस पर फोकस करो। इसके बाद मैंने आपको कहा कैकेयी अनुताप जो चैप्टर है इस पर आप फुल फोकस कर लो। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप जो है श्रद्धा मनुज चैप्टर, ये चैप्टर अगर आप कर लिए तो इधर के जो नौका विहार या अभिनव मनुष्य ये सब चैप्टर को करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अभी फिर से कह रहा हूँ, आप ये तीन चैप्टर अगर पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल आप लोग गद्यांश में पद्यांश में कहीं भी मात नहीं खाने वाले। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है ना। श्रद्धा मनुष्य है और इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पद्यांश की, क्योंकि पद्यांश में आपके ज़्यादा मतलब थोड़ा सा चैप्टर है तो इसलिए यहाँ पर एक और करा देते हैं। तो यहाँ पर चौथा आपके सामने देख सकते हैं दिया गया है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मधुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो ये आपका चौथा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इतने मैंने चार बता दिए हैं, चार में से एक आपका काफी ज्यादा फिक्स होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई तो पक्का आएगा, क्योंकि ये जो मैंने लिए हैं काफी रिपीटेड हैं, बोर्ड एग्जाम में हमेशा हमेशा पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी सेट आएगा आपको जरूर मिलेगा। और बाकी के आप लोग इनको देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया। बाकी इसके क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन तो आपका हमेशा फिक्स रहता है, जो कि मैंने बताया कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, जैसे कि इसको बोल सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु है और इसके रचयिता या कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर बिजली के फूल का क्या तात्पर्य है, तो बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा की आकर्षक गौरवर्ण युक्त सुंदर शरीर से है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया ना खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या करनी है, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या करने के लिए एक लाइन के लिए आपको ऊपर की लाइनों को भी थोड़ा सा आशय जो है क्या कह रहा है वो समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बताएं इसकी व्याख्या आप कैसे कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं आप लोग की प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा अपने शरीर पर पीले मेष चर्म धारण किए हैं और इसकी वेशभूषा से कहीं कहीं से कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के बीच गुलाबी रंग का सुंदर फूल खिला हो। तो यह एक लाइन का करने के लिए हमें शुरू की लाइनों का सहारा लेना पड़ेगा और यही सबसे बेस्ट ट्रिक होती है। याद रखिएगा, अगर कोई श्रद्धा मनु चैप्टर से आपका आएगा उसमें क्या क्या ट्रिक आपको काम करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जैसे नील परिधान वर्ड मिलेगा, सुकुमार वर्ड कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहा जाता ना नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग जलधि फूटे कितने उत्सुक कौन हो तुम बसंत के दूत। ऐसे वर्ड आपको शक्ति के विद्युत कण संसर्जित जलनिधि तीर, ऐसे वर्ड आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इतने गद्यांश और पद्यांश आपको तैयार जरूर कर लेना। अब बात करते हैं संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश की। संस्कृत में देखिए आपको यहाँ पर श्लोक अगर आता है तो 7 नंबर के लिए आता है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इनको भी देखते हैं। संस्कृत में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और पहला श्लोक आपका होने वाला है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा यनयात पदा प्रविजलंत पदम न धीरा। ये आपका श्लोक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। ये आपका इसका 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। संदर्भ का आपको मिलता है 2 नंबर और बाकी हिंदी अनुवाद का इसका मिलता है 5 नंबर। तो पूरा यहाँ पर हो गया ना 7 नंबर। तो देखिए इसका आप हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। कह रहा निंदन्ति नीतु निपुणा, यानी कि जो नीति में निपुण लोग होते हैं उनकी आप चाहे निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छति, लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आए या चली जाए, ठीक ना। यथेष्ट मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार आए या चली जाए। अद्य मतलब आज, वा वर्णमस्तु मतलब कि आज ही चाहे मृत्यु हो जाए, अथवा युगांतरे वा मतलब युगों के बाद, न्यायात प्रदा पर विचलंत पदम न धीरा, लेकिन वो न्याय के धैर्यशाली जो पुरुष होते हैं, पदम न धीरा मतलब कि उनके जो पैर होते हैं न्यायोचित मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ऐसे ही इसका जो है आपको कर देना है हिंदी अनुवाद, ठीक है ना। तो इतना लिखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पर, कितना पूरा मिलेगा आपको 7 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण श्लोक की। देखिए कौन कौन से श्लोक आपको तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर अगर जितना मैंने बता दिया इतना कर लिए तो 100% आपका भैया नंबर फिक्स है, एकदम फिक्स आप मानिए। तो यहाँ पर मैं आपको 5 श्लोक और बताने वाला हूँ और आपको यहाँ पर बिल्कुल तैयार इनको करके जाना। जैसे पहला
आपके सामने है काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खणाम निद्रा करहीनवा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा, अब इनका अर्थ क्या है, देखिए कह रहा है काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम, मतलब इसका होता है कि जो धीमताम बुद्धिमान व्यक्ति होता है, हिंदी अनुवाद समझ लीजिए थोड़ा सा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका जो समय बीतता है वो किस में जाता है, काव्य शास्त्रों की चर्चा में, विनोदन कालो गच्छति मतलब कि अच्छी अच्छी बातों को करने में उसका समय व्यतीत होता है। बात करें मूर्ख व्यक्ति की, मूर्खाणाम मतलब मूर्ख व्यक्ति, व्यसनेन चा मूर्ख व्यक्ति का समय व्यसन में, निद्रा सोने में, कलहन लड़ाई झगड़ा में, इन सभी बातों में बीतता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसका दूसरा है जल बिंदु निपातन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्च धनश्च, यानी जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, पूर्यते मतलब पूर्यते घटा मतलब घड़ा भर जाता है, वैसे ही सा हेतु इसी प्रकार सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं में, ठीक ना, ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके होता है ये जो है मतलब तैयार होता है। धर्म भी इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता है, धन भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तीसरा आपको तैयार करना है उदित सविता ताम्र स्तंभ एवास्त में चा संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य विकृत काम, मतलब इसका होता है कि जो सूर्य होता है, ठीक है ना, सविता मतलब सूर्य, तो सूर्य उदय होने के समय भी ताम्र यानी कि लाल होता है, इस ताम्र एवास्त में चा, और अस्त होने के समय भी लाल होता है। और बात करें संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य विकृता, मतलब इसी प्रकार से जो महापुरुष लोग होते हैं उनके ऊपर चाहे बहुत ज्यादा संपत्ति हो, चाहे बहुत ज्यादा विपत्ति हो, यानी कि बहुत ज्यादा दुखी हो, चाहे बहुत ज्यादा खुशी हो, वो हमेशा एक रूप में दिखाई देते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। बात करें इनके संदर्भों की, संदर्भ सभी का एक होगा, ये सभी के सभी सुभाषित रत्नानी चैप्टर से हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसके बाद आपको अगला महत्वपूर्ण श्लोक तैयार करना, देखिए विद्या विवादा धनम मदा शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधु विपरीत मेता ज्ञानाय दानाचा रक्षणाय, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, यानी कि जो खलस व्यक्ति यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए होती है। धन जो होता है वो घमंड के लिए, मदाय है ना घमंड के लिए। शक्ति क्या होती है, दूसरों को परेशान करने के लिए, पीड़ा देने के लिए होती है। बात कर लें साधु सज्जन व्यक्ति की, तो इसके विपरीत होता है वो, कैसे, विद्या जो होती है ज्ञान के लिए, है ना, और जो धन होता है वो दान के लिए, दाना है ना, और जो सज्जन व्यक्ति की शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो बस इसको आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। इसके बाद पांचवा श्लोक आपको तैयार करना है, वज्रादपि कठोराणि मर्दून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम को चेतासी कोनो विज्ञातुम महारत, ये इसको कर लीजिएगा। और इसका संदर्भ सभी का एक ही हो जाएगा, लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित हैं या लिए गए हैं। तो ये आपका संस्कृत का जो श्लोक वाला पोर्शन है ये खत्म हो जाता है यहाँ से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश की, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर 7 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, संस्कृत गद्यांश भी 7 नंबर का आता है। तो गद्यांश में देखिए क्या क्या करना है, समझिएगा थोड़ा सा। पहला गद्यांश आपके सामने है कि धन्य अयम भारत देश यत समूलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोष प्रसवनी सुर भारती, यानी कि धन्य है वह भारत देश जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, समूलसति जनमानस पावनी यानी कि जनमानस पूरे जन समुदाय को पवित्र करने वाली, और यहाँ पर कह रहा है कि भव्य भावोद भावनी तो मतलब श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी अनेक प्रकार के शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब कि संस्कृत भाषा जो है विद्यमान है। विद्यमानेषु मतलब कि विद्यमान है यहाँ पर, निखिलेष्वपि वांग्मयेषु अस्या वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम, इसको देखिए कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जल्दी से कहाँ से कहाँ तक देख करना है। धन्य अयम भारत देशा यत्र समूलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वांग्मयेषु अस्या वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत वैदिक ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वार वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि, ये आपका लिया गया है देखिए संस्कृत भाषा महत्वम से। और वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अब मैं क्या ही बताऊं, पूरा चैप्टर पढ़ के जाइएगा, है ना, पूरा का पूरा पाठ पढ़ लेना एक बार, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके पास अभी टाइम है तो आप उसको पूरा पढ़ लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए, उससे एक आना फिक्स है और 7 नंबर आपको वहाँ से जरूर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा। बाकी अनुवाद की बात करें तो हिंदी अनुवाद ऐसे लिखेंगे, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों को समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान साहित्य में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है।
यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेदों, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए। क्योंकि यहाँ पर कह रहा ना कि लोके प्रतिता अस्माकम रामायण हो गई, हमारी रामायण हो गई, महाभारत के वैदिक इतिहास ग्रंथ हो गए, चतुर्वेद मतलब 4 वेद हो गए, सभी उपनिषद हो गए, अष्टादश पुराण मतलब 18 पुराण हो गए, इन सभी में ये संस्कृत भाषा का ही यूज हुआ है। तो ये पहला काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा एक और आपको तैयार कर लेना है, यहाँ पर है संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम। तो ये भी उसी पाठ से क्या ही बताएं, ये पाठ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से जरूर आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च लालित भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय सुरति माधुर्य वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम् ददाति न तादृशीं किंचित् मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत् तादृशी। ये कि इसका भी आपका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्वम पाठ से लिया गया है। बस इतना आपका 2 नंबर का लिखना है आपको, क्या संदर्भ। बात करें इसके हिंदी अनुवाद की, हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे संस्कृत का साहित्य सरस है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया ना संस्कृत साहित्यम सरसम और व्याकरण सुनिश्चितम, मतलब उसकी व्याकरण भी क्या है, सुनिश्चित है। इसके बाद तस्य गद्य पद्य, यानी कि इसके गद्य और पद्य में चा लालित भाव बोध सामर्थ्य, मतलब कि इसके गद्य और पद्य में लालित भावों को स्पष्ट करने की क्या है, शक्ति है, समर्थ है। अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते, मतलब कि इसमें अद्वितीय मतलब कि होता है अनुपम, क्या बोलेंगे, अनुपम श्रुति मधुरता है, मतलब कि लोग इसको सुनते ही रहते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर है किम बहुना, इससे अधिक और क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी विवेचना यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम्, मतलब किससे ज्यादा क्या कहें, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी यादृशी मतलब जैसी सत्य प्रेरणा हमें संस्कृत भाषा देती है, ददाती ना तादृशी किंचित्, मतलब कि ऐसी सत्प्रेरणा हमें कहीं भी नहीं मिलती जैसी संस्कृत में मिलती है। इसके बाद यहाँ पर है संस्कृत वाङ्मयम् ददाति ना तादृशी, सॉरी यहाँ पर मतलब जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत देती है वैसी सत्प्रेरणा कहीं भी नहीं मिलती। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत् तादृशी। तो इसका आप लोग लिख देंगे कि मूलभूतानां का मतलब है चरित्र निर्माण के लिए जैसी विवेचना हमें संस्कृत भाषा देती है वैसे हमें कहीं भी प्रेरणा नहीं मिलती। और मूलभूत मतलब होता है मौलिक गुण, मौलिक एवं मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है वैसा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप संस्कृत भाषा महत्तम चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो गद्यांश से भी आपका 7 नंबर का लगभग फिक्स ही है, ठीक है ना। तो इनको कर लीजिएगा, जो श्लोक बताए वो आपको कर लेना है, गद्यांश पद्यांश के सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं, तो इतना जरूर कर लीजिएगा। और बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।